नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एनकाउंटर और विकास दुबे के जुड़े हुए उज्जैन कनेक्शन की। विकास दुबे के उज्जैन कनेक्शन को लेकर यूपीएसटीएफ की टीम उज्जैन पहुंच चुकी है, जहां वो इस बात की पड़ताल में जुटी हुई है आखिर विकास उज्जैन पहुंचा कैसे, कौन विकास की मदद कर रहा था, क्या है पूरा मामला। ये पूरी जांच पड़ताल एसटीएफ की टीम करने के लिए उज्जैन पहुंची हुई है। उज्जैन महाकाल मंदिर से गैंगस्टर विकास दुबे की गुरुवार को गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद शुक्रवार को यूपी ले जाते वक्त विकास भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस और उसके बीच मुठभेड़ हुई और उसकी एनकाउंटर में जान चली गई। देखिए, इस मामले को लेकर यूपी पुलिस ने ग्वालियर से भी 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनका नाम ओम प्रकाश पांडे और अनिल पांडे बताया जा रहा है। दोनों पर पुलिस कर्मियों की हत्या के आरोपी विकास को मदद करने का आरोप है। वहीं दूसरे आरोपी शशिकांत पांडे और शिवम दुबे को अपने घर में पनाह देने का आरोप भी इन दोनों पर लगा है, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया। तो मोस्ट वांटेड गैंगस्टर विकास दुबे की गिरफ्तारी जब उज्जैन से हुई तो हर शख्स हतप्रभ रह गया कि आखिर यह कैसे संभव हो पाया। सवाल फिर कई हवा में तैरने लगे, कई सवाल उठने लगे कि आखिर कैसे यह शख्स उज्जैन तक पहुंचा और हाई सिक्योरिटी जोन वाले मंदिर में घूमता नजर आया। इसी से जुड़ी हुई खबर ग्वालियर से, जहां पर यूपी पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में पुलिस ने ग्वालियर से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम ओम प्रकाश पांडे और अनिल पांडे बताए जा रहे हैं। कानपुर की चौबेपुर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस कर्मियों की हत्या के आरोपियों को मदद करने के आरोप में इन्हें गिरफ्तार किया गया है। हत्याकांड के आरोपी शशिकांत पांडे और शिवम दुबे को अपने घर में पनाह इन 2 आरोपियों ने दी थी, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया है। सिंपल सा मामला था। यहाँ के 2 लोग ओम प्रकाश पांडे और अनिल पांडे, गोला का मंदिर का एक निवासी है, दूसरा बहोड़ापुर थाना क्षेत्र का है। दोनों ने विकास दुबे के जो हेल्पिंग हैंड्स हैं, शिवम दुबे और दूसरे एक और हैं, उनके सीडीआर में उनका कनेक्शन मिला था और आश्रय दिया था, इसलिए वो लेकर के गए और 216 आईपीसी में उन्होंने चौबेपुर थाना कानपुर में उन्होंने गिरफ्तारी दिखा के और जेल भेज दिया। सर, विकास का कोई कनेक्शन मिला है यहाँ? वो आया? नो, विकास दुबे डिडंट कम टू ग्वालियर और विकास दुबे का यहाँ कोई कनेक्शन नहीं है। जो उसके हेल्पिंग हैंड्स थे, उनके सीडीआर में यहाँ के लोगों का कनेक्शन मिला था, उन लोगों को इन्होंने आश्रय दिया था। इसके लिए यूपी पुलिस ने यहाँ आए और हालांकि उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया था, लेकिन कोई बड़ा ऑपरेशन होता तो हम लोग मिल के करते। हम तो सुना आपने कि जानकारी दी जा रही है कि अब यूपी पुलिस यहां आई और उन दोनों को गिरफ्तार कर लेकर गई है और उन दोनों पर विकास के हेल्पिंग हैंड शशिकांत पांडे और शिवम दुबे को अपने घर में पनाह देने का आरोप है, जिसके बाद उन्हें ले जाया गया है। अब उनसे पूछताछ होगी ये, और उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास ग्वालियर नहीं आया था, ये भी अधिकारी कहते हुए नजर आए हैं, लेकिन ग्वालियर नहीं आया मगर उज्जैन जरूर पहुंचा था, वहीं से उसकी गिरफ्तारी हुई है। अब उज्जैन किस रास्ते से पहुंचा था, कहां से होता हुआ उज्जैन पहुंचा था और घटना वाली रात को फरार होने के बाद से लेकर उज्जैन में गिरफ्तारी होने तक कहां-कहां किस-किस लोकेशंस पर वो मूव करता रहा, किस तरह से पुलिस को गुमराह करता रहा, किस तरह से लोगों की मदद लेता रहा, कहां से उसे कपड़े प्रोवाइड होते रहे, कहां से उसे चश्मा मिलता रहा, कहां से उसे पैसे की मदद होती रही, कौन उसके लिए मददगार साबित हुआ, ये तमाम चीजें हैं जो अब जांच में आ रही है। एक एक कर परतें ओपन होती जा रही है। तो चलिए चर्चा करते हैं। हमारे सहयोगी विकास सिंह हमारे साथ इंदौर से जुड़ चुके हैं और हमारे सहयोगी ग्वालियर से सुशील कौशिक जुड़ चुके हैं। सबसे पहले विकास साहब, मैं आपसे ही जानना चाहूंगा कि उज्जैन जब टीम
एसटीएफ की पहुंची हुई है, तो किस तरह से जांच पड़ताल आगे अब बढ़ रही है और क्या अभी तक कुछ और खुलासे हो पाए हैं? जी बिल्कुल, जो उज्जैन से उज्जैन महाकाल मंदिर अचानक पहुंचा था विकास दुबे, उससे के बाद में जब उसे हिरासत में लिया गया और उसे पूछताछ की गई तो एक उज्जैन के ही आनंद तिवारी की भूमिका संदेह के घेरे में आई थी। उस वक्त उज्जैन पुलिस ने आनंद तिवारी और उसके अन्य जो सहयोगी या उसके परिवार के जो सदस्य थे उन्हें हिरासत में लिया था, उनसे पूछताछ की थी और उसी मसले में लगातार यूपी एसटीएफ भी उससे पूछताछ कर रही थी। तो इसके अलावा ये जानकारी प्राप्त हुई कि एक ऑटो चालक की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। तो इन सभी बिंदुओं की पड़ताल यूपी एसटीएफ अपने स्तर पर करना चाहती है। चूंकि जो उज्जैन पुलिस है उसने पहले से पूछताछ की थी, लेकिन चूंकि गिरफ्तारी नहीं ली थी इसलिए उन सब चीजों को बयानों का उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन फौरी तौर पर ऊपरी जानकारी यूपी एसटीएफ को दी गई थी। और विकास, ये कहां रहा विकास दुबे को, किसके घर में शरण मिली, कौन उसका मददगार था जो उसको यहां पर लेकर आया, क्या वो सब आया, लेकिन उस पर भी चर्चा करेंगे। इसी से जुड़ी हुई एक और खबर हम आपको बता देते हैं। उज्जैन महाकाल मंदिर के शंखद्वार का शुद्धिकरण हो रहा है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने शुद्धिकरण किया है। मंदिर परिसर के प्रवेश द्वार को गंगा जल से धोया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर ये शुद्धिकरण किया गया है। शंखद्वार से 5 लाख का इनामी गैंगस्टर विकास दुबे पकड़ा गया था। कानपुर गोलीकांड का मुख्य आरोपी था विकास दुबे, जिसकी गिरफ्तारी हुई। तो फिर अब गंगा जल से शुद्धिकरण यहां पर ये मुख्य द्वार का करते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल कई खड़े होते हैं कि आखिर कांग्रेस को महाकाल के दर पर शुद्धिकरण करने की क्या आवश्यकता है, जो अपने आप में विश्व प्रसिद्ध हैं, लेकिन फिर भी यह शुद्धिकरण की प्रक्रिया यहां पर चल रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। सवाल यह भी खड़ा होता है कि जिस गंगा जल से ये शुद्धिकरण करने के लिए पहुंचे हैं, उसी मां गंगा में तो हर अपराधी हर अब अच्छा या बुरा डुबकी लगाता है, तो फिर क्या गंगा जल को भी पहले शुद्ध किया होगा? कई तरह के सवाल हैं, लेकिन अपनी अपनी मान्यताएं हैं, अपने अपने तर्क हैं, अपनी अपनी प्रक्रियाएं हैं, वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देखते चलिए। शुद्धिकरण का काम यहाँ पर चल रहा है और पूर्व मंत्री हैं सज्जन सिंह वर्मा, और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से पनाह यहाँ पर लिए हुए था विकास दुबे, वो कहीं ना कहीं हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है। इसी वजह से हम इस मुख्य द्वार का शुद्धिकरण कर रहे हैं जहां पर उसे पकड़ा गया। अब सवाल एक ये भी खड़ा होता है कि ऐसी कौन सी शक्ति है जो बाबा महाकाल के दर को शुद्ध कर रही है? ये भी एक सवाल है कि जो अपने आप में पवित्र है, जिसकी पवित्रता पर कभी कोई सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता, उस परिसर के द्वार पर शुद्धिकरण का काम किया जा रहा है। तो फिर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं जो बीजेपी कर भी रही है। लगातार बीजेपी की तरफ से अब इस पूरे मामले को लेकर सवाल किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि गृह मंत्री ने यह भी कहा कि ये सिर्फ पॉलिटिकल पाखंड है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब कल को फिर ये हो कि इन्होंने किया, उसके बाद फिर हम मंदिर धोएं, ये यहाँ पर पहुंचे थे। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं जो राजनीति से इन्हें जोड़कर ही देखा जा सकता है। इसका धार्मिक आधार तो शायद दिखाई देता नहीं है। खैर, तस्वीरें आप देखिए और अपने अपने हिसाब से आकलन करते रहिए, लेकिन जो सच्चाई है वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि जो द्वार है उसका शुद्धिकरण करने के लिए कांग्रेसी नेता पहुंचे हैं। गंगा जल वहां पर है, पंडित वहां पर बुलाए गए हैं जो मंत्र का पाठ कर रहे हैं और उन मंत्रोच्चार के साथ यहां पर जो द्वार है उसका शुद्धिकरण किया जा रहा है। कई बार इस तरह की तस्वीरें आपने तब देखी होंगी जब कोई राजनीतिक दल किसी महापुरुष के चित्र पर माल्यार्पण करने चला जाए, या फिर किसी राजनीतिक दल के द्वारा किसी महापुरुष के चित्र को छू लिया जाए, तो वो दो अलग अलग राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर उन प्रतिमाओं का शुद्धिकरण करते रहते हैं कि इनके छूने से हमारी प्रतिमा अशुद्ध हो गई। लेकिन बाबा महाकाल के दर पर यह शुद्धिकरण का काम चल रहा है।
तो खैर ये जो खबर हमने आपको बीच में दिखाई ये इसी से जुड़ी हुई है, क्योंकि कांग्रेसियों का कहना है कि विकास दुबे यहीं से गिरफ्तार हुआ और विकास दुबे जब गिरफ्तार महाकाल मंदिर से हुआ तो फिर उसके द्वार को शुद्ध करना हमारा काम है, जो वो करते हुए नजर आ रहे हैं। खैर वापस चर्चा शुरू करते हैं। विकास हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी सुशील भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास आपके पास लौटता हूं। सुशील, एक और चीज जरा ये भी समझना चाहेंगे, जो गिरफ्तारियां हो रही हैं उसको लेकर क्या और ताजा जानकारी है? क्या अन्य और कई ऐसे कनेक्शन हैं जिन पर और ताबड़तोड़ कार्रवाई हो सकती है? सुशील, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है जी। ये बताना चाहेंगे कि 2 दिन पहले 9 जुलाई को यूपी की चौबेपुर पुलिस ने ओम प्रकाश पांडे और अनिल पांडे नाम के 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जो ग्वालियर के रहने वाले हैं। और इन पर आरोप है कि जो 3 जुलाई को हत्याकांड हुआ था, पुलिसकर्मियों की हत्या हुई थी, आज पुलिसकर्मियों की, उसमें जो विकास के सहयोगी शामिल थे शशिकांत पांडे और शिवम दुबे, इन दोनों आरोपियों को ग्वालियर के ओम प्रकाश पांडे और अनिल पांडे ने अपने घरों में पनाह दी थी और इसी आरोप में वो यूपी पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया। सबसे बड़ी बात यह है कि ग्वालियर पुलिस का भी जो इसमें फेलियर नजर आ रहा है, ग्वालियर पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी और जब यूपी पुलिस ने इसका खुलासा किया तब ग्वालियर पुलिस को इस मामले की जानकारी लगी। यानी यूपी पुलिस को भरोसा नहीं था ग्वालियर पुलिस को, यही वजह है कि यूपी पुलिस सीधे आई और इन 2 लोगों को गिरफ्तार करके ले गई। इनके खिलाफ 216 आईपीसी के तहत मामले दर्ज कर इन्हें जेल भेजा गया है। तो कहीं ना कहीं विकास दुबे का जो एमपी कनेक्शन है वो धीरे धीरे सामने आ रहा है कि उसकी गैंग के साथियों को मध्य प्रदेश के कई शशिकांत पांडे या शिवम दुबे के वहां पर रुकने के साक्षी भी क्या कोई मिल पाए हैं, या फिर उसके अलावा कोई हथियार भी वहां से बरामद हुए हैं कि कोई अन्य दस्तावेज वहां से मिले हैं? अभी तक इस मामले में सिर्फ यही जानकारी आई है कि शशिकांत पांडे और शिवम दुबे ग्वालियर में आए थे, उनको पनाह दी थी ओम प्रकाश पांडे और अनिल पांडे ने। ग्वालियर पुलिस सिर्फ इतना ही बता पा रही है। हालांकि अब उत्तर प्रदेश पुलिस इसका खुलासा करेगी कि यहाँ ग्वालियर के जो मददगार थे, इन लोगों ने किस तरह की इनको मदद उपलब्ध कराई, क्या आर्थिक मदद भी उपलब्ध कराई थी या फिर पनाह देने का काम किया। इन लोगों के बीच संभवतः रिश्तेदारी भी बताई जा रही है। तो क्या पूरा सीन है वो उत्तर प्रदेश पुलिस जांच के बाद ही खुलासा करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं एमपी में विकास का कनेक्शन अब लगातार धीरे धीरे सामने आता जा रहा है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं कनेक्शंस लगातार ओपन को रखे हैं और उन्हीं कनेक्शंस को कहीं अब ट्रेस करते हुए पुलिस कार्रवाई कर भी रही है। उत्तर प्रदेश से भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। विकास हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विकास, सवाल वही कि क्या अभी तक की पूछताछ में कुछ और खुलासे हो पाए हैं जिनको लेकर आगे कार्रवाई देखने को मिल रही हो? कहां विकास रुका था, किसके सहयोग से यहां आया, किसके द्वारा वो मंदिर में अंदर एंटर हुआ, ये तमाम चीजें क्या अभी तक कुछ स्पष्ट हो पाई हैं? बिल्कुल दीपेश, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक आनंद तिवारी के जो बड़े भाई हैं, जो कानपुर में ही रहते हैं, वो विकास दुबे के अच्छे परिचित बताए गए हैं और इनकी अच्छी मित्रता पूर्व से ही है और संभवतः उन्हीं के कहने पर आनंद तिवारी ने उज्जैन में उन्हें यहाँ पर पनाह दी थी और इसके साथ साथ में तमाम चीज़ों का इंतजाम कराया था। तो ये प्रमुख जानकारी निकल कर आई है। उसी बिना पर लगातार यूपी एसटीएफ पड़ताल कर रही है कि आखिर कौन सबसे पहले सहयोगी था, कौन। अब तक जो बयानों में जानकारी निकली है उसको पुलिस वेरीफाइड करना चाहती है, तथ्यों को जो है वो कहीं ना कहीं एविडेंस जुटाना चाहती है कि आखिर यदि 11:12 पर वो उज्जैन पहुंचा तो वहां के कोई सीसीटीवी फुटेज मिलेंगे या टावर लोकेशन मिलेगी या कोई ऐसी चीज मिलेगी जिसको वेरीफाइड यूपी एसटीएफ करना चाहती है। यही वजह है कि तथ्यों को जुटाने के लिए यहाँ पहुंची है। इसके साथ साथ जो आरोपी जो आनंद तिवारी को पहले ही दिन मैंने जिक्र किया था, वो और उनके बेटे को हिरासत में यूपी एसटीएफ ने लिया हुआ है। इसके साथ में कुछ और आरोपी भी बढ़ सकते हैं जो विकास दुबे की मददगार के तौर पर भूमिका निभा रहे थे। लेकिन इससे बड़ी बात जो है वो हैरत की बात जो है वो ये है कि आखिर ये एमपी पुलिस का कितना बड़ा फेल्योर है। उनके पास इंटेलिजेंस ने इनपुट दिया था, अलर्ट जारी किया था, बावजूद इसकी उस शिथिलता के साथ में वो रही। विकास दुबे आसानी से एमपी की सरहद पार करके आ जाता है और सबसे शांत शहर इंदौर और उज्जैन या मालवा की बात करें तो यहाँ ये पहुँच जाता है। उज्जैन में वो रुकता है, आसानी से बेखौफ तौर पर वो
महाकाल मंदिर में प्रवेश करता है, दर्शन करता है। जो सीसीटीवी जारी हुए हैं उससे ये साफ तौर पर पता चलता है कि बेखौफ वो पुलिस के सामने से वहां से गुजरता है। पुलिस की जो दलील थी या सिक्योरिटी एजेंसी की जो दलील थी कि उनके संदेह के बिना पर उसे पकड़ा था या सूचना पुलिस को दी थी, लेकिन सीसीटीवी इन सब बातों से बेहद साफ तौर पे इनकार करते हैं कि ऐसा कोई संदेह उन्हें हुआ था। वो आसानी से दर्शन करने चला गया था, आसानी से दर्शन का, जिसकी तस्वीरें लगातार हम अपने जो पर दिखा भी रखे हैं कि किस तरह से वो बेखौफ होकर दर्शन न करते हुए नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। दिग्विजय सिंह ने आज कई सारे ट्वीट्स किए हैं। इन ट्वीट्स के जरिए जहां दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लिए अपना समर्थन जताया है, वहीं पार्टी को लेकर कई सवाल भी उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट किया है कि वो कांग्रेस में जो लोग मोदी के लिए सॉफ्ट हैं उनमें हिम्मत है तो पार्टी में या सार्वजनिक रूप से कहें। उन्होंने ये भी ट्वीट किया है कि वास्तविक मुद्दा जिसे कांग्रेस पार्टी को तत्काल संबोधित करना चाहिए वह है बूथ स्तर से लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी तक के पार्टी संस्थानों को पुनर्जीवित करना। उन्होंने ये भी ट्वीट में लिखा है कि कांग्रेस लीडरशिप को पार्टी संगठन मजबूत बनाने की चुनौती भी लेनी चाहिए। तो अब कांग्रेस को लेकर कई बड़े सवाल भी इसमें कहें, कई सीख भी इसमें दिग्विजय सिंह देते हुए नजर आ रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे जी जुड़ चुके हैं। क्या समझा जाए दिग्विजय सिंह के इन ट्वीट्स के जरिए, क्योंकि एक बार पहले वो ये ट्वीट करते हैं कि मैं अपने मरने के पहले राहुल जी को प्रधानमंत्री देखना चाहता हूं, और अब ये तमाम तरह की सलाह देते हैं। क्या समझा जाए? देखिए, दिग्विजय सिंह उस श्रेणी के नेता हैं। हम अगर बात करें उनकी और तुलना करें तो जो उमा भारती की भूमिका बीजेपी में है वो कांग्रेस में दिग्विजय सिंह की है। दोनों के पास बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन दोनों ऐसे लीडर हैं जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, और दोनों के बयान जो है वो सुर्खियां बनते। ये सलाह यदि हम इसे माने दिग्विजय सिंह की या कोई नसीहत माने तो ये पार्टी के फोरम में की जा सकती है। ये उनका बोला ना तो बड़े नेताओं के साथ है, ना वो अहमद पटेल से ऐसा नहीं है कि वो बात नहीं करते हूँ, गुलाम नबी आजाद से नहीं करते हूँ, वो अशोक गहलोत से नहीं करते हूँ, सोनिया जी से नहीं करते हूँ, ऐसा संभव नहीं है। तो ये चीजें वहां डिस्कस की जा सकती हैं। ये एक तरह का चर्चा में बनाए रखने वाला उनका एक ट्वीट है, और मुझे लगता है कि ये सिर्फ विवादों को या चर्चाओं को जन्म देने के लिए किया गया, जो उनकी एक तरह की खासियत भी है। अमूमन प्रवीण जी, ये लगातार हम देखते आए हैं कि आला कमान को कोई कार्यकर्ता या नेता सीख दे या फिर मशवरा दे, सलाह दे, ये बहुत ज्यादा अपाच्य जैसी स्थिति हो जाती है। लेकिन उसके बाद भी अगर दिग्विजय सिंह दे रखे गए तो क्या ये तो तय होगा कि माना नहीं जाएगा, और उसके ऊपर हो सकता है कि आगे किसी तरह की कोई बातचीत हो? नहीं, माना भी जाएगा, मतलब दोनों चीजें हो जाती है। एक दौर तो था कि दिग्विजय सिंह सलाह देते थे और उसे यथावत सोनिया गांधी अप्लाई भी करती थी जी, और बल्कि ये कहा जाता था कि ये कितना सही कितना गलत, कि राहुल गांधी के एक तरह के पॉलिटिकल गुरु थे वो शुरुआती दिनों में। तो माना तो जाता है, नोटिस उनकी बात ली जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो जो जिस तरह से वो कह रहे हैं कि भाई कैसे रिफॉर्म होगी पार्टी, मतलब ये बात है कि उनके मन में भी अब संशय है। कभी एक दौर तक वो कहते रहे कि भाई कोई नहीं, और इनका ये चुक रहा है जादू मोदी का, बीजेपी को लेके बीजेपी एक्सपोज हो रही है। अब वाला जो इस तरह के जो उनके ट्वीट आ रहे हैं उसमें ऐसा मैसेज ध्वनित हो रहा है कि जैसे वो समझ रहे हैं कि अब अगर रिफॉर्म नहीं किया तो मुश्किल हो जाएगी। जी, साथ में रखें, हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र जी, एक तरफ दिग्विजय सिंह जी ट्वीट करके ये कह रहे हैं कि पार्टी में अगर मोदी को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर किसी के मन में है तो फिर उनको हिम्मत के साथ आगे आना चाहिए। दूसरी तरफ उपचुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में भी इस तरह की कवायद शुरू हो चुकी है कि जो कमलछाप कांग्रेसी है उनको साइडलाइन कर दिया जाए, और उसी के तहत अब वो ये भी कह रहे हैं कि पार्टी को पुनर्जीवित करना होगा। ये कैसे संभव हो पाएगा भूपेंद्र जी? और संभव में सभी लोग शामिल हैं जी। अभी हमारा जो ढांचा है वो बहुत नीचे तक खड़ा हो गया है। जबरदस्त तरीके से नौजवानों को जोड़ने का हमने काम किया है, और वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत पढ़े लिखे लोग, बीटेक
IIT वाले लोग भी हमसे जुड़ रहे हैं और वो सामने आ रहे हैं। ये विचारधारा के लिए एक कटिबद्धता जो है, जो भारतीय जनता पार्टी का झूठ और प्रोपेगेंडा है, उससे आगे जाकर पढ़े लिखे लोग, जो माँ बहन की गालियों के ट्रोलर्स इनके जो है सोशल मीडिया को पल्यूट कर रहे हैं, जो गंदगी ये देश में झूठ और कुटिलता की फैला रहे हैं, उससे दिग्भ्रमित, मतलब उससे डिसल्यूजनमेंट होकर लोगों का भ्रम टूट रहा है और वो हमारी तरफ आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। हम तो गांव-गांव में देख रहे हैं कि हमारे पास लोग आ रहे हैं, आकर्षित होकर जुड़ रहे हैं। नहीं, लेकिन एक सवाल हमारे सीनियर एडिटर प्रवीण जी ने भी खड़ा किया है और वो लगातार इस बात को कहते भी हैं कि ये तमाम सीनियर लीडर्स हैं, इनकी आपस में बोलचाल हमेशा चलती रहती है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से इस मैसेज देने का क्या कोई और कारण? पूरा देश दे रहा है। मोदी जी तो कह ही रहे हैं कि साहब ट्वीटिंग करो, ट्विटर करो। पूरी सरकार जब ट्विटर पे चल सकती है 137 करोड़ लोगों की, तो संदेश और संप्रेषण का इससे अच्छा क्या माध्यम हो सकता है? आज तो उनका ट्वीट देख के सरकार के बारे में पता चलता है। प्रधानमंत्री ने क्या बोला है, पीएमओ का ट्वीट आता है, तब जाके जो है उसका खंडन होता है, प्रधानमंत्री का खंडन पीएमओ करता है। नहीं, वो अगर ट्वीट के जरिए कांग्रेस लीडरशिप को ये कहना चाह रहे हैं कि पार्टी संगठन मजबूत करने की चुनौती हमें लेनी चाहिए, तो ये डायरेक्ट फोन पर बातचीत करके नहीं ले सकते सर? ये संप्रेषण अकेला जो है किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, ये संप्रेषण समूची पार्टी के लिए है, नीचे तक कार्यकर्ता के लिए है। उसको भी इस अभियान में जुटना पड़ेगा, तब जाके जो है पार्टियां खड़ी होती हैं, रिसरेक्शन होता है, उसका रिवाइवल होता है। और ये रिवाइवल कोई जो है केवल मुंडियां गिनने का रिवाइवल नहीं है जी। ये रिवाइवल जो है कटिबद्धता का और वैचारिक प्रतिबद्धता का रिवाइवल है और उसकी दिशा में ये संदेश नीचे तक जाना चाहिए। किसी एक व्यक्ति के लिए ये संदेश थोड़ी है जी। चलिए, प्रवीण जी हमारे साथ लगातार बने हैं। प्रवीण जी, कांग्रेस लीडरशिप को पार्टी संगठन को मजबूत करने की चुनौती लेनी चाहिए, यानी कि ये माना जाए कि इस ट्वीट के जरिए वो ये भी बता रखेंगे कि अभी हम बहुत शिथिल तरह से चल रहे हैं संगठन को लेकर? नहीं, और चुनौती करने की मतलब हमको चुनौती लेनी चाहिए संगठन को मजबूत करने की, तो ये कौन तय करेगा? मैं भूपेन जी की पूरी बात नहीं सुन पाया, मैं आधी सुना। ये कौन तय करेगा कि चुनौती उसे संगठन को मजबूत करने की? तो क्या ये इशारा ये है कि कॉल लें राहुल गांधी? क्या ये इशारा लें कि कॉल लें प्रियंका? तो क्या वो दोनों लोग जो टॉप के लोग कांग्रेस में बहुत लंबे वक्त तक, बल्कि हमेशा ही लीडरशिप गांधी परिवार के पास रही है, तो क्या उन दोनों पर वो ये एक तरह से वो इशारा कर रहे हैं कि आप आगे आइए, आप क्यों पीछे हो रहे हो? तो क्या वो विड्रॉ कर रहे हैं अपनी लीडरशिप क्वालिटी को एक्सप्लोर करने से? तो सवाल है बेशक। और ये जो नसीहत है ये बिल्कुल भी, अभी मैं कुछ आखिरी बात सुन पाया भूपेन जी की, नीचे तक के कांग्रेसियों को मोबिलाइज करने की नहीं है, ये तो ऊपर के लिए है ये वाली जो नसीहत है जी। साथ ही प्रवीण जी, उन्होंने ये भी लिखा है कि राहुल और प्रियंका के आक्रामक रुख से जो कांग्रेसी सहमत नहीं है, खुश नहीं है, उन्हें रहने की आवश्यकता भी नहीं है। या बिल्कुल, तो ये अब यहाँ भी ये चलन चल रहा है कि भाई फूल छाप कांग्रेसी, वहां भी चल रहा है फूल छाप कांग्रेसी। ये दोनों तीनों चीजें, या तो एक सीधा आप ये मान लीजिए, मुझे जो एक मैंने जो शुरुआत में कहा था जिस वक्त भूपेन जी हमारे साथ जुड़े नहीं थे, कि वो हमेशा एक न एक लक्ष्य साध के ट्वीट करते हैं दिग्विजय सिंह। तो इस वक्त गांधी नेहरू परिवार के उतने करीबी में शुमार वो नहीं है, बल्कि बिल्कुल भी करीबी नहीं है। तो ये कॉल हो सकता है कि वो उनका प्रिय बनने के लिए, उधर करीब जाने के लिए, क्योंकि वो राज्यसभा के सदस्य बन गए, तो अब उन्हें दिल्ली की राजनीति में भी अपनी दखल बढ़ानी होगी। तो ये भी एक जरिया हो सकता है, वो गेटवे तलाश रहे होंगे दीपेश जी। रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश जी, अगर नेशनल लेवल पर अगर चर्चा की जाए कांग्रेस पार्टी की, तो वहां पर भी ये चिंता है कि मोदी के सॉफ्ट कॉर्नर लेकर जो कांग्रेसी हैं उनको लेकर दिग्विजय सिंह ट्वीट कर रखे हैं। मध्य प्रदेश में भी उपचुनाव के लिए अब ये कवायद शुरू कर दी गई है कि जो फूलचाप कांग्रेसी हैं उनको पहले उपचुनाव से साइडलाइन कर दिया जाए। तो ये डर आपने कांग्रेस तक में बैठा दिया है, तो फिर जितने अभी आए हैं उसके अलावा और भी ले आइए, तो ये समस्या खत्म हो जाए कांग्रेस की। देखिए, पहली बात तो ये है कि कांग्रेस का भले ही आंतरिक मामला हो, लेकिन चूंकि पब्लिक डोमेन में इसकी चर्चा स्वयं उनके नेता कर रहे हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि हम भी अपनी प्रतिक्रिया दें। क्योंकि जिस हिसाब से ये लगातार बयानबाजी मध्य प्रदेश से लेकर और केंद्रीय स्तर तक के नेतृत्व को लेकर चल रही है, आप एक बात ध्यान रखें कि 2.5 दशक से ज्यादा, 25 साल से ज्यादा
कांग्रेस का नेतृत्व केवल एक परिवार के हाथों में, उसके पहले भी रहा लेकिन बीच में सीताराम केसरी जी का कालखंड छोड़ दें तो एक ही परिवार के हाथों में सोनिया जी और उसके बाद में राहुल जी। तो ये नेतृत्व पर सवाल भी है कि उनकी नेतृत्व में कांग्रेस आज संदिग्ध हो गई है, उनके कार्यकर्ता संदिग्ध हो चले हैं। अपने कार्यकर्ताओं के भरोसे का संकट भी है, अपने नेताओं पर अविश्वास उजागर किया जा रहा है कि उनके नेताओं के कुछ ऐसे आरोप तो बीजेपी पर कांग्रेस भी लगाती है कि हमारा तो परिवार चला रहा है, यहाँ तो दो लोग चला रहे हैं। जनता पार्टी को तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी दीनदयाल जी के जमाने में भी कहते थे दो दयाल, अटल अडवाणी जी के समय भी कहते थे, अभी अमित शाह जी और पहले मोदी जी के बारे में कहते, अब मोदी जी और नड्डा जी के बारे में कहते। उनकी मर्जी, ये परिवार के आधार पर नहीं चलती, ये आइडियोलॉजिकल आधार पर चलती है, बायोलॉजिकल फैमिली के आधार पर नहीं चलती। सबका अपने अपने तर्क हैं, अपनी अपनी स्थितियां हैं। खैर समय का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, और प्रवीण जी आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक चर्चाएं हर स्तर पर अब उठती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं।